वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको लास्ट वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, जो कि हमने प्रोडक्शन फंक्शंस पे की थी। और आज हम लॉज ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे क्या है। तो लेट्स वी स्टार्ट। देखिए लॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है। सबसे पहला फंक्शन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो कि क्या मतलब है, द लॉ विच प्रिडिक्ट्स द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वेरिंग द प्रोपोर्शन इन विच द फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड। मतलब एक वहाँ पे ऐसी प्रोडक्शन जिसके लिए दो फैक्टर्स का यूज होता है, एक फिक्स्ड फैक्टर्स का, एक वेरिएबल फैक्टर्स का, और उन दोनों फैक्टर्स का यूज़ करके हम अपनी प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, और जो कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमको, उसके प्रोपोर्शन कॉन्सिक्वेंसेस हमको सब उसके डे बाय डे पता चलते रहते हैं। देखिए, अगर नंबर ऑफ वन फैक्टर अगर बढ़ा दिया जाए, मतलब इंक्रीज कर देते, ये साइन जो ऊपर एरो जा रही है मतलब इट मीन्स इंक्रीज, नीचे एरो आ रही है डिक्रीज, एंड इक्वल का साइन है तो वो कांस्टेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ वन फैक्टर अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, दूसरे वाला कांस्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल लैंड एंड लेबर का दिया हुआ, लैंड आर फिक्स्ड एंड लेबर आर वेरिएबल। अब देखिए, हम लैंड को तो हम चेंज कर नहीं सकते क्योंकि वो तो फिक्स्ड वेरिएबल हो गया। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट्स, मशीनरी, ये सब आपके फिक्स्ड फैक्टर्स हैं। लेबर, रॉ मटेरियल्स और ट्रांसपोर्ट, ये सब आपकी वेरिएबल फैक्टर्स है। तो इसलिए कहा है कि लैंड और लेबर में से लैंड फिक्स्ड वेरिएबल है आपका और लेबर आपकी वेरिएबल है। एजम्पशंस देखिए, बहुत ही कम एग्जम्पशंस हैं। वन फैक्टर इज वेरिएबल एंड अदर आर फिक्स्ड, मतलब एक वेरिएबल उसमें एक जो फैक्टर का वो वेरिएबल रहेगा और सारे बाकी फिक्स्ड रहेंगे, कोई चेंज नहीं आता टेक्निक में। इनडिफरेंस प्रोपोर्शन होते हैं और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए डिफरेंस प्रोपोर्शन यूज़ किए जाते हैं। बहुत अलग अलग डिफरेंट प्रोपोर्शन टाइप्स के प्रोपोर्शंस होते हैं, और वेरिएबल फैक्टर होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, मैंने इसमें डेफिनेशन नहीं लिखी है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, बहुत लंबी थी। आप ऊपर जो मीनिंग है उसे ही याद कर ले तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद है थ्री स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या आएगा, एपी, टीपी एंड एमपी, ये तीनों हैं। ये एक टेबल की फॉर्म में दिए गए थे, जो कि मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। देखिए, फर्स्ट स्टेज में जो ये फर्स्ट स्टेज है पहले लाइन की, और दूसरी सेकंड, और ये थर्ड, उसमें फर्स्ट स्टेज में क्या आएगा, एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज करेगा, मार्जिन प्रोडक्ट भी इंक्रीज करेगा, और जिसके अकॉर्डिंग एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिन प्रोडक्ट इक्वल रहेंगे। एपी सेकेंड स्टेज में एपी आपका डाउन हो जाएगा, टीपी आपका इंक्रीज स्टेज पे ही रहेगा, एमपी आपका डिक्रीज स्टेज पे आ जाएगा, और एमपी जब जीरो होगा तब टीपी आपका मैक्सिमम होगा। जब एपी डिक्रीज करेगा एमपी नेगेटिव हो जाएगा और टीपी भी रिमेन्स फॉल, वो नीचे जाने लगेगा। मैंने डायग्राम बुक यहाँ पे नहीं बनाया शीट पे, बट मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे क्या होएगा, और मैं फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। देखिए, दिख रहा है आपको प्रोडक्ट, तो ये आपको डायग्राम देखिए। पहले में जो ये है ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फर्स्ट स्टेज में ये बढ़ रहा है, टीपी है, ये मैंने बताया ना आपको, टीपी आपका इंक्रीज कर रहा है, एपी भी आपका इंक्रीज कर रहा है। ये देखिए, ये एपी है और ये एमपी है। फर्स्ट स्टेज में तीनों बढ़ रहे हैं, तीनों बढ़ रहे हैं ना, ये भी और ये भी, ये एमपी है, ये एपी है, ये टीपी है। सेकेंड स्टेज में, ये वाली सेकेंड स्टेज में जो सबसे पतली है, यहाँ पे टीपी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे भी टीपी इंक्रीज कर रहा है, एपी आपका डाउन जा रहा है, एज वेल एज आपका एमपी भी डाउन जा रहा है। ठीक है, थर्ड स्टेज में आपका यहाँ पे टीपी बिल्कुल इनिशियल है और वो अब जा रहा है नेगेटिव, मतलब फॉल्स हो रहा है, और इधर आपका एपी भी डाउन जा रहा है और एमपी आपका रिमेन्स नेगेटिव। यहाँ आपका ये ज़ीरो हो जा रहा है ना, ठीक है, ये आपका जो एमपी यहाँ ज़ीरो हो जाता है और फिर नेगेटिव हो जा रहा है, और एपी आपका डाउनवर्ड में, और टीपी भी यहाँ पे मैक्सिमम होके फिर वो नीचे जा रहा है। ठीक है, ये आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट 8 एंड एंड्स ऑन टीपी बिटवीन ओ एंड टीपी एवरेज प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एंड एपी एंड एमपी आर इक्वल। ठीक है, मैंने जैसे बताया। इधर भी देखिए, एपी डिक्रीज हो रहा है, एमपी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग एंड बिकेम जीरो। यहाँ देखो जीरो हो गया ना, डिक्रीज होके यहाँ जीरो आ गया। ठीक है, फिर इसमें एमपी टर्न्स नेगेटिव, एमपी नेगेटिव हो रहा है, एमपी इज नेगेटिव, एपी इज नाउ नेगेटिव, इट टर्न्स टू नेगेटिव, वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, इस तरह से ये आपका एनालाइज हो गया। फिर आपको रिलेशनशिप होगा एपी और एमपी का, ये इधर दिखा रखा है, आप इसको एक नंबर की फॉर्म में भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 जैसे आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट आपको फिर एमपी और टीपी का रिलेशन दिया हुआ है, वही आपका सेम। पता है जो ये एक्सप्लेनेशन है मैंने क्यों नहीं लिखी, अगर मैं लिखती तो बहुत लंबा हो जाता मेरे लिए, और आप बुक में से आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगी। मैंने आपको समझा दिया है किस तरीके से क्या है, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ, जो आपका ये टीपी है वो ऊपर बढ़ता जा रहा है, उधर भी एपी भी और एमपी भी। सेकेंड स्टेज में वो मैक्सिमम है टीपी, एमपी 0 है एंड एपी अगेन डिक्रीजिंग। एंड थर्ड स्टेज में टीपी आपका नेगेटिव मतलब सॉरी डिक्रीज होता जा रहा है, एपी टर्न्स टू 0 एंड एमपी बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। ये आपका रिलेशन बिटवीन तीनों स्टेज की प्रोडक्शन का वो था, ठीक है। 3 स्टेजेस की प्रोडक्शन थी और उनके सबका रिलेशन दे रखा है, एपी एमपी का दे रखा है और एमपी टीपी का दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं बुक में से। देखिए अब इसकी आती है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है, सबसे पहले इंडिविजुअलिटी ऑफ फैक्टर, मतलब हम डिवीज़न कर देते हैं हमारे फैक्टर का। जैसे लैंड और लेबल से मैंने आपको बताया था, फिक्स्ड वेरिएबल्स और हमारे वेरिएबल फैक्टर्स में डिफरेंस होता है। अब जैसे कि ये देखिए लैंड लेबर हो गया, हमारी ये कैपिटल्स है। क्या कई बार क्या होता है, लेबर हमारे पास कम होती है और लैंड हमारे पास ज़्यादा होती है, तो ये इंडिविजिबिलिटी हो जाती है हमारे फैक्टर्स के बीच में। फिर है चेंज इन फैक्टर रेशो। चेंज इन फैक्टर रेशो भी सेम एग्जांपल यही है कि लैंड लेबर का, कि हमारे पास लैंड 1 है लेबर 2 है, या फिर लैंड 2 है लेबर 1 है। इस तरह से डिफरेंस हो जाता है हमारे फिक्स फैक्टर में। हम कभी कभी ना हमारी रेशो भी कंपेयर करते हैं कि हमारी लैंड इतनी है, रेशो इतनी है, वेरिएबल फैक्टर्स इतने, इसके अकॉर्डिंग। कभी कभी हमारी एमपी और यूपी में भी एमपी में भी मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन में भी डिफरेंस आ जाता है कई बार। फिर है इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का क्या मतलब है कि जैसे कि जो हमारी स्टेज होती है डिमिनिशिंग रिटर्न्स की, वो उस पर कभी भी एक फैक्टर प्लेस नहीं कर सकता, एक फैक्टर कभी भी प्लेस नहीं कर सकता। तो पॉसिबल नहीं होता कि हमें ऑप्टिमम यूज़ मिले फिक्स्ड फैक्टर्स का। हमें कई बार पॉसिबिलिटी नहीं होती कि जो अमाउंट जो हमारे वेरिएबल फैक्टर वो तो इंक्रीज होता है, और जो हमारे फैक्टर हैं उनके ऊपर हमें यूज़ करना पड़ता है हमारे सब्स्टिट्यूट का फिक्स्ड फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है, इस तरह से। फिर है पोस्टपोन ऑफ द लॉ। कब हम इस लॉ को पोस्टपोन कर सकते हैं, जब टेक्नोलॉजी हमारी इंप्रूव हो जाए, कि टेक्नोलॉजी की वजह से हमें हमारे फैक्टर्स चेंज करने पड़े। जो हमारी मशीनरी है, जो हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो जाती है, उसकी वजह से हमें ना डिफरेंस करना पड़ जाता है हमारे फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स में। अब देखिए टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो क्या पता जो हमारी फिक्स्ड वेरिएबल है लैंड लेबर, उसमें भी अपडेट आए होंगे, उसमें भी कुछ टेक्नोलॉजीज़ नहीं आ गई होंगी। टेक्नोलॉजीज़ की वजह से जो इंप्रूवमेंट हुई है टेक्नोलॉजी में, उस वजह से क्या पता कोई पार्ट ऐसा हो जो हमें एक प्रोडक्शन को करने में 1 घंटा लगता हो, क्या पता नए टेक्नोलॉजी की वजह से उस प्रोडक्शन को करने में आधा घंटा लगता हो। तो इसकी वजह से हमें कई बार ये लॉ भी पोस्टपोन करना पड़ जाता है। और लेबर किस तरह से हम टेक्नोलॉजी की, जैसे कि जो नए स्किल्ड वाले लेबर होंगे उन्हें ज़्यादा नॉलेज होगी, वो ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, तो हमें क्या पता हमारे जो पुराने उन्हें रिप्लेस करना पड़ता है, इस तरह से। और सेकंड किस वजह से हम इसको पोस्टपोन कर सकते हैं, फिक्स फैक्टर आर नॉट एग्जिस्ट। कई बार जो फिक्स फैक्टर होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं होते, क्या पता हमें कोई और, हमें जैसे हमारा प्रॉफिट हो रहा है 4-5 सालों से 5-6 लाख, मतलब काफ़ी अच्छा 5-6 करोड़ का हमें काफ़ी प्रॉफिट हो गया, हम सोचे एक लैंड और ले लेते हैं, उसमें हम 2 मशीन लगा के थोड़ी बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट क्या पता कई बार लैंड अवेलेबल नहीं होती हो, जो आपका बजट हो वो कभी ऊपर ज़्यादा नीचे कम ज़्यादा हो, भाई आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पाता, इस वजह से भी हम पोस्टपोन कर सकते हैं, ठीक है। फिर है एप्लीकेशन ऑफ द लॉ। क्या एप्लीकेशन है लॉ की, इट अप्लाइज टू द इनपुट यूज इन एग्रीकल्चर एज वेल एज इन इंडस्ट्री विच इज़ वाई इट इज़ अ कॉल्ड अ लॉ। जो इनपुट्स एग्रीकल्चर में हम यूज़ करते हैं वो कई बार हम एज वेल एज इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम इसको लॉ कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द लॉ। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इसमें 3 आएंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड डिक्रीजिंग मतलब डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग देखिए क्या है। Increasing returns to a factor is that in which total output tends to increase at the increasing rate when more of the variable factor is combined with the fixed factor of the production। क्या मतलब है, जब टोटल आउटपुट तभी इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट पे जब बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर को हम कंबाइन करेंगे हमारे फिक्स फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन के साथ, ठीक है। जब हमारे बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर लैंड मतलब बहुत सारी लेबर, हमारी जितनी ज़्यादा लेबर हम कर सकते हैं वो जब कंबाइन हो जाएगी हमारे फिक्स फैक्टर के साथ, तब हमारा जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा इंक्रीजिंग रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है।
ये मतलब था। उसके बाद इसकी डेफिनेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू बेहमन, एज द प्रोपोर्शन ऑफ वन फैक्टर इज in a combination of factor is increase up to a point the marginal probability of the factor will increase। ठीक है, अभी देखिए वेरिएबल फैक्टर नीचे है, ये टीपी है, ये इस तरह से बढ़ेगा टेढ़े उससे, ठीक है। और जब हमारा एमपी है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, और जब हमारा लैंड और लेबर है ये ऊपर की तरफ नीचे आएगा, ठीक है, जब हमारे पास एवरेज कॉस्ट है। ये तीनों डायग्राम आपकी बुक में दिया, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, और इनके एक्सप्लेनेशन भी दिखी हुई है, तब आप पढ़ लेना अच्छे से। जब टीपी होगा वो आपका वेरिएबल फैक्टर उस अकॉर्डिंग जाएगा, मतलब जो हमें एक्सपेक्टेड नहीं होगा। वेरिएबल फैक्टर बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा एमपी की तरह, और जो एवरेज कॉस्ट होगी वो हमारा डाउनवर्ड स्लोप होएगा, ठीक है। ये कॉजेज देखिए एप्लीकेशन के, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर। कई बार हम अच्छे से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, हमारी जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज होती रहती है डे बाय डे। बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर, हम कई बार अच्छी कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स के अंडर, मतलब उन दोनों के बीच में, जो हमारे वेरिएबल और फिक्स फैक्टर हैं उनके बीच में, ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ द लॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू इंडस्ट्री। सबसे पहले इलास्टिक सप्लाई। इलास्टिक सप्लाई में क्या आता है, जो हमारी इलास्टिक सप्लाई है वो इंक्रीज होती है, जो रोल होता है लैंड का वो बहुत ज़्यादा होता है, लेस देन, मतलब लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। इसमें जो सप्लाई ऑफ लैंड है वो इन इलास्टिक है, बट नॉट कैपिटल एंड लैंड और कैपिटल इलास्टिक नहीं है। फिर है न्यू इन्वेंशन होती रहती है, जैसे न्यू टेक्नोलॉजी होती है। डिवीजन ऑफ लेबर का डिवीजन हो जाता है। यूज़ ऑफ मशीनरी का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। लेस इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, जैसे कि रेनफॉल, क्लाइमेट की कभी इतनी इन्फ्लुएंस हमें नहीं करता। तो आज के लिए इतना ही, इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।